मेरे प्यारे बच्चों, CLC ऑनलाइन क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। और आज हम लोग संस्कृत के दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव सरल भाषा में और आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। पाठ का पूरा सारांश का अर्थ समझेंगे, साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं लघु उत्तरीय प्रश्न को भी समझेंगे। इसके पिछले क्लास में आप लोग को ट्यूशन द्वितीय भाग का पहला चैप्टर मंगलम हो गया था। आज हम लोग उसी तरह से बारी बारी प्रत्येक चैप्टर को व्याख्या करते हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को हम लोग टच करेंगे। तो आज आप लोग को CLC ऑनलाइन क्लासेस में संस्कृत का जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस चैप्टर से संभावित प्रश्न आने की आशंका बहुत रहती है, इसलिए आज मैं आप लोग को ट्यूशन द्वितीय भाग के द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव के बारे में आज हम लोग वर्णन करेंगे, समझेंगे। तो बिना समय को विलंब करते हुए आइए हम लोग पाठ्य के ओर चलते हैं और समझते हैं। बिहार बोर्ड 10th 2026 संस्कृत चैप्टर 2 पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र वैभव का मतलब होता है, पाटलिपुत्र का पुराना नाम है। जिस समय सम्राट अशोक आए थे और चंद्रगुप्त मौर्य आए थे तो उस समय पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। वैभव का मतलब होता है बड़ा रूप। जो सबसे पहले पाटलिपुत्र एक छोटा सा गांव था, वह धीरे धीरे ग्राम में बदला, ग्राम से शहर में बदला, शहर से नगर में बदला, नगर से महानगर में बदला और अभी वर्तमान में वह पाटलिपुत्र जो अभी वर्तमान में पटना के नाम से है वह महानगर की गिनती में आया। इसलिए पाटलिपुत्र का विकराल रूप, वैभव रूप, सुंदरमय रूप हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग यहां देख ही रहे होंगे, CLC ऑनलाइन क्लासेस पटना 10th संस्कृत एक्सरसाइज 2 अर्थात द्वितीय पाठ में हम लोग को पढ़ना है पाटलिपुत्र वैभव। पाटलिपुत्र वैभव। तो आइए हम लोग पहले चैप्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और वह राइटर और कहां से लिया गया है। तो पाटलिपुत्र वैभव जो लिखे हैं उस व्यक्ति का नाम है दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त ने लिखे हैं। और वह कौन काव्य में लिखे हैं, वह किस काव्य में लिखे हैं, तो उस काव्य का नाम है कूटनीमताखे। पाटलिपुत्र वैभव जो वर्णन किए हैं उस व्यक्ति का नाम है दामोदर गुप्त और किस काव्य में किए हैं, कूटनीमताखे काव्य में। और यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा यह फिगर, ये पटना का सबसे धरोहर और पुरानी ऐतिहासिक जगह है और वस्तु है जिसका नाम है गोलघर, जो अनाजों का भंडार रहा करता था उस समय। जहां पे जिस समय अगर गोलघर को देखा जाए तो उस समय गंगा नदी के किनारे थी, लेकिन आजकल वर्तमान में अगर वहां पटना को देखा जाए तो गंगा नदी इस गोलघर से कहीं दूर चली गई है, मिट्टी भरते भरते। तो यह गोलघर जो साबित करती है कि यह हमारे बिहार के राजधानी पटना का धरोहर है, जो देखने योग्य है, दर्शन करने योग्य है। आइए आगे हम लोग समझते हैं। अगर जिनको याद न रहेगा कि पाटलिपुत्र वर्णन का लेखक कौन है, दामोदर गुप्त, और किस काव्य में वर्णन किए हैं कि कूटनीमताखे, याद करने का एकदम सरल तरीका ठेठ में हम समझाते हैं। ऐसे बोलिएगा, दामोदर जी कुटाए कहां, पटना में। दामोदर जी कुटाए कहां, पटना में। कुटाए से कूटनीमताखे, दामोदर से दामोदर, और पटना यानी पाटलिपुत्र का वर्णन दामोदर जी किए हैं कूटनीमताखे का। कहता है इसमें पाटलिपुत्र वैभव, पटना का वैभव। कहता है बिहार राजरज से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारयत् असितिहास साहार्ध सहस्त्र वर्ष वर्ते अत्र धार्मिक क्षेत्रम
एक मिनट। चलो, कहता है फिर से, एक मिनट फिर ध्यान दीजिएगा। बिहार राजरस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धारयत। कहता बिहार राज्य के राजधानी पटना सभी कालों में महत्व धारण रखता है, धारण करता है। पाटलिपुत्र आज नहीं, पूरा इतिहास के पन्नों में देखा जाए तो पहले ही से इनका नाम दर्ज है। और आज तो बिहार के जाने माने राजधानी जो पटना है बहुत आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इसका जो जड़ है, नींव है, बहुत ऐतिहासिक है, पहले से ही है। आस इतिहास वर्षवर्मिति वर्तते अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान कर्षकम। कहता है कि बिहार राज्य की राजधानी पटना सभी कालों में महत्व धारण करता है। इसका इतिहास 2500 वर्ष का है। इसका इतिहास कितने वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। आपसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ धर्म क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में विशेष ध्यान आकर्षित करता है। एक तो यहाँ पे दर्शन करने योग्य जगह ही है, यही है। फिर भी यहाँ पे कई प्रकार के यहाँ स्थान पाए जाते हैं, जैसे धर्म क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र भी है। क्लियर? आई होप आप लोग को यह बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं हम लोग। कहता है नेक्स्ट कि वैदेशिका यात्रीन मेघास्तनिज फायान वैशांग इति संग प्रवृत्ता पाटलिपुत्र से वर्णम स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु पाठस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। कहता है कि पाटलिपुत्र में कई विदेशी यात्री भी आए थे परिभ्रमण करने के लिए, और उन्होंने पाटलिपुत्र का स्मरण कर अपने ग्रंथों में लिखे। जैसे में विदेशी यात्री पाटलिपुत्र में कौन कौन आए थे? मेघास्तनिज, फायान, वैशांग, इतिशंग से लेकर विदेशी यात्री को ये अपने अपने स्मरण ग्रंथ में पटना का वर्णन आया है। इस पाठ में पटना के वैभव का समान परिचय करेंगे हम लोग। इन्होंने जो विदेशी यात्री आए मेघास्तनिज, वह मेघास्तनिज जो थे यूनान के राजदूत थे। यूनान के राजदूत जो राजा का संदेश पहुंचाने वाले को बोलते हैं राजदूत, तो यूनान के थे। फायान और वैशांग जो थे ये तीनों चीन के थे, जिसमें आप लोग को पता होगा जो फायान जो थे नालंदा विश्वविद्यालय राजगृह में गुरु का काम किए थे, और वहां से ही पाटलिपुत्र में परिभ्रमण करने के लिए आए थे। ये सब विदेशी यात्री आए पाटलिपुत्र में और यहाँ के बारे में स्मरण किया और अपने अपने ग्रंथों में व्याख्यान किए कि पाटलिपुत्र कैसा स्थल है। क्लियर? यहाँ पे आप चित्र देख रहे होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। इनका है चंद्रगुप्त मौर्य। आगे हम बताएंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य आए थे तो पाटलिपुत्र के क्या व्यवस्था किए थे, वो सारी बात हम लोग जानेंगे। अभी यह फिगर के द्वारा देख सकते हैं कि यह चंद्रगुप्त मौर्य का फिगर है। नेक्स्ट कहता है प्राचीनेषु भारतेषु नगरेष्वन्यतम पाटलिपुत्रमेव गगनम वसति विचित्रम महानगरम बभुव तद विषय दामोदर गुप्ते नाम कवि कुटुनिमताख्ये काव्य कथयति। यहाँ देखिए लिखा है, कहता है प्राचीन काल में भारतीय नगरों में एक सुंदर पटना महानगर हुआ करता था। उस विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि कुटुनिमताख्ये काव्य में कहते हैं। जो पाटलिपुत्र का जो वर्णन किए थे वह यही किए थे। कुटुनी माता का नाम है और दामोदर गुप्त व्यक्ति का नाम है।
तो ये आपका फिगर हुआ। क्लियर। पाटलिपुत्र का जो वर्णन किए थे वह दामोदर गुप्त किए थे, दामोदर गुप्त। और किस काव्य में किए थे? वह काव्य का नाम था कूटनिमताखे। क्लियर। ये एकदम बहुत बार पूछा एग्जाम में, एकदम याद रख लीजिए। पाटलिपुत्र का वर्णन करने वाले व्यक्ति का नाम है दामोदर गुप्त, और किस काव्य में? कूटनिमताखे काव्य में। क्लियर। आगे नेक्स्ट यहां देख लीजिए क्या कहते हैं। अस्ति एक श्लोक है पाटलिपुत्र पर, और ध्यान से सुनिए इस श्लोक का अर्थ क्या कहता है, जो जानेंगे हम लोग। अस्ति मही तलति तल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत सुंदरम स्थानम। कहता है पाटलिपुत्र नाम का महानगर, पृथ्वी का तिलक और सरस्वती का घर और इंद्र का आस्था है। यहाँ आस्था है, समझिए। ये हम नहीं कह रहे, दामोदर जी कह रहे हैं कि पाटलिपुत्र जो है वो क्या है? महानगर है और पूरे पृथ्वी का तिलक। जिस प्रकार शरीर का सबसे ऊपर हिस्सा जो ललाट होता है, सबसे ऊपर हिस्सा को ये तिलक कहा गया है, उसी प्रकार तिलक कहने का मतलब कि सबसे ऊपर स्थान, ऊपर की दर्जा दिया गया है। तो वही महानगर पूरे पृथ्वी का तिलक है। कौन? पटना, पाटलिपुत्र। और सरस्वती का घर है। क्यों सरस्वती का घर है? क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि छात्र के रूप में पाटलिपुत्र में आए और वहां से शिक्षा पाकर बहुत बड़े ग्रंथ और बहुत बड़े विद्वान बन गए। जैसे महर्षि पाणिनि, पिंगल, वररुचि, व्याधि, पतंजलि, ये सब वहां के छात्र रह चुके हैं और उन्होंने आज कल पूरे विद्वान के श्रेणियों में उन्हें स्वर्ण अक्षरों से गिना जाता है। इसीलिए सरस्वती का घर कहा जाता है। इंद्र का आस्था है, जो देवी देवताओं में सबसे सुंदर राजकुमार जो कहा जाता है वह भगवान इंद्र का है, और वह पाटलिपुत्र में इंद्र का आस्था है। क्लियर। तो एक बार फिर से देख लीजिए एकदम आराम से सरल भाषा में। अस्ति महितल तिलकलम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूतम सुंदर स्थानम। पाटलिपुत्र नाम का महानगर, पृथ्वी का तिलक, सरस्वती का घर और इंद्र का आस्था है। यहाँ पे आप लोग देख ही चुके होंगे, आप लोग जान ही रहे होंगे किनका फिगर है। ये पटना का चिड़ियाघर है, जिनका नाम है संजय गांधी जैविका उद्यान, पूरा नाम है, जो पटना में है। बहुत सुंदर सा ये चिड़ियाघर, जो शुद्ध वातावरण और शुद्ध हवाएं यहाँ पे आपको घूमने पर मिलेगी। जो ये आप लोगों को पता होगा, यहाँ देख लीजिए स्नेक घर है, यहाँ सांप घर है। यहाँ जाइएगा घूमने, आपको कभी मौका मिले तो पटना का चिड़ियाघर में, तो ये सांप घर जरूर घूमिएगा। वहां पे बहुत प्रकार के, नाना प्रकार के सांप दिखाया गया है, उसकी प्रजाति को दिखाया गया है। क्लियर। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं, चलिए। आगे नेक्स्ट कहता है क्या? इतिहासे सूर्यते यत गंगा स्थिरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थिति आसीत। कहता है इतिहास में सुनते हैं यह कि यह जो है गंगा के किनारे बुद्ध, महात्मा बुद्ध पाटलिग्राम नामक गांव में आए थे। यत्र भगवान, यहाँ भगवान बुद्ध बहिकृत समागत, और यहाँ महात्मा बुद्ध आए थे। तेन कथित मासित यद ग्रामयं महान भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदास्य जलपुरस्य च भवात् सर्वदा करा भविष्यति। कलांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथित चंद्रगुप्त मौर्य से काले से नगर से शोभा रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्ट स्थित यूनान राजदूत मेगास्थनिज स्वसंसर्यने सुनिर्पति अस्य नगरस्य वे प्रिय दर्शन अशोकस्य समय सुंदरा समृद्धम। अब यहाँ देखिए क्या हुआ था। इतिहास के समय से हम सुनते हैं कि वहां महात्मा बुद्ध परिभ्रमण करने आए थे, और जब उस समय महात्मा बुद्ध वहां पाटलिपुत्र में जब परिभ्रमण करने आए थे, घूमने आए थे, तो वहां उस
गांव का नाम था पाटलीग्राम। क्या नाम था? पाटलीग्राम। देखो यहाँ गांव अभी है, इससे पहले एक छोटा सा गांव था जिसको कस्बा कहा जाता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट में बढ़िया से जान लेंगे कि पटना का कितने नामे हैं और यह नाम कैसे हम लोग याद करेंगे, एकदम सरल भाषा में ध्यान से सुनिएगा। पाटलिपुत्र अर्थात पटना का 5 नाम है। कितने नाम है? 5 नाम है। पहला नाम है पुष्पपुर, दूसरा नाम है कुसुमपुर, तीसरा नाम है पाटलीग्राम और चौथा नाम है पाटलिपुत्र और 5वां नाम है पटना। इस तरह से पटना का पूरा नाम है। पटना का 5 नाम है, पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पटना। अभी 5 नाम को याद करने के लिए थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको कहानी के रूप में बनाए हैं, थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले क्या होता था कि पाटलिपुत्र में जब छोटा सा गांव था तो वहां के किसान लोग फूल की खेती करते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जब वहां कुटिया में बना कर लोग रहा करते थे, अचानक बाढ़ आती थी, गंगा की नदी का पानी ऊपर आ जाती थी, तो किसी का, बहुत सारे किसानों का झोपड़ी सहित खत्म हो जाता था। दुखमय का विषय था। लेकिन जब गंगा के पानी जब नीचे उतर जाती थी तो वहां जो दहाए हुए मिट्टी जब खेत में रह जाते थे तो वह मिट्टी जब सूखती थी तो वह मिट्टी में बहुत शक्ति होती थी, उर्वरक शक्ति होती थी। और उसे जब जुताई करके, कुड़ाई करके जब वहां के किसान लोग खेती करते थे तो वहां का फसल बहुत अच्छी होती थी। तो सबसे पहले वहां का जो खेती होता था वह 2 प्रकार का, यानी फूल का खेती होता था। और फूल की खेती होता था 2 प्रकार के। पहला का नाम है कौमुदी, पहला फूल का नाम है कौमुदी और दूसरा का नाम है गुलाब। ये कौमुदी जो है बहुत सुंदर फूल है, हल्का नीला और उजला होता है। और ये कौमुदी फूल वहां सबसे पहले लोग, किसान वहां खेती करते थे और वो खेती कर कर फूल की खेती करते थे और फूल को ही बेचकर अपना पालन पोषण करते थे। इसलिए फूल को हम संस्कृत में पुष्प कहते हैं। इसलिए पहला पटना का नाम याद रखिएगा कि पुष्प से पुष्पपुर। क्या हुआ? पुष्पपुर। फिर वहां के जब वहां का जब कौमुदी फूल जब उपजाया जाता था तो वहां पे क्या होता था, शरद ऋतु में एक बहुत भारी दुर्गा पूजा की तरह मेला लगता था। उस मेला का नाम था कौमुदी महोत्सव। और यह किसके शासन काल में मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासन काल में, अर्थात चंद्रगुप्त वंश के शासन काल में। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपोर्टेंट है। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? शरद ऋतु में। किसके शासन काल में? तो गुप्त वंश के शासन काल में। और यह दुर्गा पूजा की तरह भारी मेला लगता था। उस दिन वहां के महिलाएं लोग, पुरुष लोग उस मेला का आनंद उठाते थे। ये कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव क्या है? एक फूल का नाम है। उस फूल के नाम पर ही वहां बहुत बड़े बढ़िया एक मेला लगता था। कब लगता था? शरद ऋतु में। कब? किसके समय? गुप्त वंश के समय। जब फूल की खेती होने लगी तो वहां धीरे धीरे फूल की जो विदेश लोग आने लगे तो धीरे धीरे फूल की यातायात के साधनों के द्वारा पानी के मार्ग से एक जगह से दूसरे जगह फूल की निर्यात होने लगी, जिससे धीरे धीरे परिवार में कुशलता आई। इसलिए दूसरा नाम हम लोग याद करेंगे कुशलता। कुशलता से कुसुमपुर, कुशलता से कुसुमपुर। उसके बाद धीरे धीरे अपने घर जो कुटिया था उस घर को पाटने लगे। तो तीसरा नाम याद रखेगा, पाटने लगे पाटलीग्राम। और चौथा पाटलिपुत्र कब पड़ा था? मध्यकाल में। पाटलिपुत्र का नाम कब पड़ा था? मध्यकाल में, जब सम्राट अशोक आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। यह क्वेश्चन पूछेगा कि पाटलिपुत्र कब नाम पड़ा था? तो मध्यकाल में। और अभी वर्तमान में यहाँ पटना है। तो यहाँ इस बीच में एक क्वेश्चन बहुत छिपा हुआ है कि पाटलीग्राम के समय कौन भगवान आए थे घूमने? तो महात्मा बुद्ध। कौन आए थे? महात्मा बुद्ध। और महात्मा बुद्ध जब आए थे तो उस गांव में जब घूमे थे तो उस गांव का नाम उस समय था पाटलीग्राम। और जब उस गांव में घूमे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, वहां के वातावरण बहुत अच्छे लगा।
लोग अच्छे लगे तो उन्होंने अपने जुआ से यानी मुंह के द्वारा एक भविष्यवाणी की, और भविष्यवाणी में क्या किए कि ये पाटलिग्राम ग्राम नहीं, भविष्य में शहर से नगर, नगर से महानगर बनेगा, वहां बाढ़ आने की आशंका होगी, आग लगने का भय होगा, कोलाहल होगा। ये भविष्यवाणी महात्मा बुद्ध की, और उनका बिल्कुल बात एकदम सत्य सही निकला। आज देखिए पाटलिग्राम से शहर बन गया, नगर बन गया, महानगर भी बन गया, बाढ़ भी आ जाता है। पिछले बार बाढ़ भी भयानक गांधी मैदान तक पहुंचा दी गई, उसके बाद आग लग भी जाता है, कोलाहल के मतलब हल्ला गुल्ला, लड़ाई झगड़ा भी होते रहता है। अर्थात पाटलिग्राम के समय महात्मा बुद्ध आए थे घूमने, और वो भविष्यवाणी किए थे कि पाटलिग्राम ग्राम से शहर, शहर से नगर, नगर से महानगर बनेगा। भविष्य में आग लगने की डर होगी, बाढ़ आने का भय होगा, और कोलाहल होगा। ये क्वेश्चन 2 नंबर पूछता है कि महात्मा बुद्ध पाटलिग्राम के बारे में क्या भविष्यवाणी किए थे। क्लियर? तो इस तरह से पटना का 5 नाम हुआ, और पाटलिपुत्र का नाम मध्यकाल में पड़ा। अब यहाँ क्या कहता है जो सुनिए, इतिहास के समय सुनते यह है कि बुद्ध काल में गंगा के किनारे पाटली नामक गांव में आए थे। यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महान होगा, लेकिन लड़ाई का, देखो मैंने बोला था, लड़ाई का, अग्नि का और बाढ़ से हर समय आक्रांत होगा। कुछ समय के बाद पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र ऐसा कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में इस नगर का शोभा रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने पुस्तक में उल्लेख किए हैं कि इस नगर का वैभव पीरियड समय और अधिक है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन आपको 2 ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में क्या व्यवस्था हुई थी, तो शोभा रक्षा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र में क्या व्यवस्था हुई थी, शोभा रक्षा। और सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में क्या व्यवस्था हुई थी, तो सुंदर और समृद्धि, सुंदर और समृद्धि। क्लियर? और उसी समय यूनान के राजदूत मेगास्थनीज जो आए थे, वो अपने पुस्तक में उल्लेख किए हैं कि पाटलिपुत्र दम सुंदर स्थान है और प्रिय है। क्लियर? आई होप ये सब बात आज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे चलें, चलिए आगे नेक्स्ट क्या कहता है, ये देखिए, यही था महान अशोक का असली राज दरबार पाटलिपुत्र। यहां देखिए ये सब लोग हैं, ये महल था पहले जो टूट गई है, और यही द्वार, इन्हीं का सम्राट अशोक का, ये सम्राट अशोक हुए, इनका द्वार था। ये क्या कहते हैं जाके सुनिए, बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना सरस्वती परंपरा पार्वर्त इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ सादर स्मृति। कहता है बहुत समय तक पटना का पुराना सरस्वती परंपरा चलती रही, ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण करते हैं। एक कवि का नाम था राजशेखर। राजशेखर ने एक काव्य लिखे थे, उस काव्य का नाम था काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। और उस काव्य मीमांसा में उन्होंने सरस्वती परंपरा के उन्होंने वर्णन किए थे। कौन? राजशेखर। फिर समझिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहेगा कि स्व काव्य मीमांसा का लेखक कौन है, तो राजशेखर। स्व काव्य मीमांसा का लेखक कौन है? राजशेखर। और राजशेखर ने ही स्व काव्य मीमांसा काव्य में ही पाटलिपुत्र के जो सरस्वती नामक परंपरा जो चलता था, वहां पे जो पढ़ाई होती थी, देश विदेश के लोग वहां पढ़ने आया करते थे, उस परंपरा, उस समय को सरस्वती परंपरा कहा गया है। तो वहां पे सरस्वती परंपरा के बारे में राजशेखर ने इस काव्य में, मीमांसा नामक काव्य में वर्णन किए हैं। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पे यह छिपा हुआ है कि सरस्वती नामक परंपरा को किसने लिखा? राजशेखर ने। तो राजशेखर ने सरस्वती नामक परंपरा को किस काव्य में लिखा? तो काव्य मीमांसा।
कौन लिखा? काव्य मीमांसा। क्लियर? आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या कहता है? अन्नोपवर्षवी पाणिनि पिंगला व्याधि। यहाँ पे एक श्लोक है जो पहले के विदेशी जो कुछ आए थे और वहां पे छात्र के रूप में सरस्वती नामक परंपरा में, सरस्वती नामक विद्या मंदिर में वह पाटलिपुत्र में अध्ययन किए थे और वास में बहुत बड़ा विश्व विख्यात गुरु और विद्वान कहलाए। उन्हीं पर यहाँ पे श्लोक बनाया गया है। अन्नोपवर्षवी पाणिनि पिंगला व्याधि वरुचि पतंजलि या परीक्षात ख्याति मुपजंगुम। कहता है यहाँ वर्षों पर्वत कमायनी और पिंगल जैसे प्रसिद्ध व्याकरणिक एवं वर रुचि पतंजलि जैसे सुगम प्रसिद्ध विद्वान थे। यानी कि यहाँ पे आपको जो 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा वह यह पूछेगा कि पाटलिपुत्र में वह कौन से व्यक्ति थे जो पहले छात्र के रूप में पढ़कर अध्ययन कर बाद में बहुत विद्वान लोग कहलाए और व्याकरण का भी वह लेखक कहलाए। तो वह 5 व्यक्ति थे। पहला का नाम है महर्षि पाणिनि, महर्षि पाणिनि। दूसरा के नाम है पिंगल और तीसरा के नाम है पतंजलि और चौथा के नाम है वररुचि और 5वां है व्याधि। ये 5 को जो है बहुत बहुत विद्वान व्यक्ति हैं जो पाटलिपुत्र के स्थानों पर विद्या अध्ययन किए और बाद में यह विद्वान कहलाए। कौन कौन? अब याद करने का एकदम सिंपल तरीका है। प से पाणिनि, प से पिंगल, प से पतंजलि और 2 गो व से वररुचि और व्याधि। क्लियर? चलिए आगे हम लोग चलेंगे। आगे कहता है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु प्रणवीषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम प्राप्ते। कहता है कि अनेक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ पुराणों में पटना का नाम पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर प्राप्त है। अन्य ज्ञात यत नगरस्य समीप पुष्पानामं बहुल मुक्तावनम भक्ति अस्मा। इससे ज्ञात होता है कि नगर के पास में बहुत अधिक फूलों के उत्पादन होता था। मैंने बोला था ना कि जिस समय पुष्पपुर नाम था उस समय फूल की खेती होती थी। उसके गांवों में अगलो बगल भी पाटलिपुत्र में शब्दोपि पाटल पुष्पाणम पुतली का रत्ना प्रचलित शरद काले नगरीष्मीन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित तत्र सर्वे जना आनंद मंगना भुवन संप्रति दुर्गा पूजे वासरे तदृश्यम समारोह दृश्यते। मैंने पहले ही समझाया था कि पाटलिपुत्र यहाँ का रहा है। पाटलिपुत्र पतन शब्द से मिलकर बना है। कौन शब्द से मिलकर बना है? पतन शब्द से। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पाटलिपुत्र कौन शब्द से मिलकर बना है? पतन शब्द से मिला है। और उस समय जो शरद काल के समय उस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अधिक प्रचलित था। तत्र वहां के लोग आनंद उठाते थे और दुर्गा पूजा की तरह वहां का समारोह यानी पर्व मनाते थे। अब बढ़िया समझ लीजिए। अनेक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ पुराणों में पटना का नाम पुष्पपुर अथवा कुसुमपुर प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है नगर के पास में बहुत अधिक फूलों के उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र ऐसा शब्द भी पाटल पुष्पों का पुतलिका रचनाओं को आश्रय लेकर प्रचलित हुआ। इस नगर में गुप्त काल में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव समारोह के रूप में बहुत अधिक प्रचलित था। वहां सभी लोग इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर समारोह देखते थे। यानी कि इससे जो हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकला, पहला कि पाटलिपुत्र यानी पटना जो है पतन शब्द से मिलकर बना है और कौमुदी महोत्सव जो है कौमुदी महोत्सव जो है तो यह शरद ऋतु में मनाया जाता है। किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। और यह किस तरह से मेला होता था? दुर्गा पूजा की तरह मेला होता था।
उस दिन वहां के लोग आनंद उठाते थे और उस मेला में मस्ती करते थे, झूमते थे, गाते थे। क्लियर? चलिए आगे कहता है, काल चक्रवशाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्षसहस्र परिमितम जीवनताम वहत तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसी लभ्यन्ते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्ध धारो जात अंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जात नगरमिदं मध्य काले पटनेति नामना प्रसिद्ध दिवागत यह च शब्द पतनमिति शब्दाना निर्गत नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अध्यापति पूजते। कहता है कि काल चक्र वसाद व्यक्ति मध्य काले, यानी कि समय चक्र के कारण मध्य काल में पाटलिपुत्र का नाम पड़ा था। यानी पाटलिपुत्र का नाम कब पड़ा था? मध्य काल में पड़ा था। और पटना के 1000 वर्ष तक जीर्णतावस्था में रहा। 1000 वर्षों तक वह उनका नाम का परिचय नहीं हुआ। 1000 वर्षों के बाद 2500 वर्षों के बाद उनका इतिहास देखा गया पाटलिपुत्र का। अर्थात पाटलिपुत्र का नाम मध्य काल में पड़ा। इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है। कहता है यहाँ अनेक साहित्य ग्रंथ, उसके संकेत में अनेक साहित्य पुस्तकों में मुद्रा राक्षस उपलब्ध है। वहां एक ग्रंथ जो था, उस ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस उपलब्ध है। मुगल वंश काल के समय नगर समृद्ध जाता, मतलब क्या हुआ कि मुगल वंश काल में इस नगर का उद्धार हुआ था। पाटलिपुत्र का जो उद्धार हुआ था, जो ये शहर गांव जो बना था, शहर बना था, वह किसके समय? मुगल काल के समय, मुगल वंश के काल के समय। अंग्रेजी शासन, यहां से को बात कहता है मध्यकाल में आंग्ला शासन का पाटलिपुत्र से सुंदराम। अंग्रेजी शासन काल में पटना का और अधिक विकास हुआ, विकास हो जाता, अधिक विकास हुआ। और यह नगरम मध्य काल में ही पटना ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ। मैंने बोला था ना कि पाटलिपुत्र का नाम मध्य काल में पड़ा। और पटना पतन शब्द से मिलकर बना है। तो नगर के पालन करने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजे जाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि इसमें हम लोग को जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छिपा हुआ है, तो ध्यान से सुनिए। पहला तो बताया गया कि पाटलिपुत्र मध्य काल में नाम पड़ा। दूसरा, पाटलिपुत्र में एक जो पुस्तक उपलब्ध है, उस पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। उसके बाद पटना जो है पतन शब्द से मिलकर बना। और उसके बाद क्या हुआ कि पटना में 2 देवी पूजे जाते हैं। वो देवी का नाम है पालकी देवी और पटन देवी। कौन कौन? पटन देवी और पालकी देवी। कौन है जी? पालकी देवी, जो बहुत प्रसिद्ध है, जो पटना का देवी कहलाते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे कहता है, संप्रति पाटलिपुत्र जब पटना नाम नगरमति विशाल वर्तते बिहार राज्य राजधानी चास्ति अनुदिनम नगर से विस्तार भवति अस्योत्र से दिशि गंगा नदी प्रवहति तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेश से दीर्घतम सेतु रेलयानों सेतु निर्माण वर्तते। नगरेस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृह तारामंडल जैविक उद्यान मौर्य काले अवशेष महावीर मंदिर में ते दर्शनीयता सन्ति। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थान गुरुद्वेती नामना प्रसिद्ध वर्तते। तत्र देशाश्च तीर्थयात्राणि दर्शनार्थ प्रयाणन्ति। कहता है कि इस समय पटना बहुत विशाल है और बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी है। यहाँ यानी प्रतिदिन नगर का विस्तार होता है, प्रतिदिन नगर का विस्तार हो रहा है। और पटना जो है उत्तर दिशा में है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में कौन नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। और उस गंगा नदी के ऊपर एशिया महादेश के सबसे लंबा सड़क पुल का नाम है महात्मा गांधी सेतु, जो कहाँ है? पटना में। किस नदी पर है? गंगा नदी के ऊपर है। और उस पुल का नाम क्या है? महात्मा गांधी सेतु, जो एशिया महादेश के सबसे लंबा सड़क पुल है। बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद
जो एशिया महादेश के सबसे जो पशु मेला है, जो ही पटना के बगल में एक जगह का नाम है सोनपुर, और सोनपुर गंगा नदी के उस तरफ है। तो पटना के लोग उस मेले में घूमने के लिए, देखने के लिए पहले के लोग नाव पर चढ़कर टप कर जाते थे। कोई कोई बहादुर व्यक्ति तो तैर कर ही टप जाते थे सोनपुर मेला देखने के लिए। लेकिन अब क्या है, वर्तमान में रेलवे लाइन भी बिछा दी गई है ताकि यात्रियों को सुविधा हो और सोनपुर मेला को देखने में सक्षम हो। तो अब यहाँ देखिए, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर गांधी सेतु नाम एशिया महादेश के सबसे बड़ा सेतु बना है। साथ ही रेलवे गाड़ी पुल भी निर्माणाधीन है। इस नगर में उत्कृष्ट, यानी इस नगर में घूमने लायक, देखने लायक, परिभ्रमण करने लायक बहुत सारे निम्नलिखित स्थाने हैं, जैसे संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान। जैविक उद्यान के मतलब संजय गांधी जैविक उद्यान, चिड़ियाघर, मौर्य कालिक का अवशेष मतलब म्यूजियम, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय। इतना सारा जो है स्थल हम लोग को घूमने योग्य है। गोलघर, साइंस सेंटर, तारामंडल, संग्रहालय, सचिवालय, उच्च न्यायालय, महावीर मंदिर, पटन देवी, पालकी देवी, ये सब ऐतिहासिक पैलेस, जिसमें एक कहा गया है, मतलब यहाँ पे कि पूरा एशिया, मतलब हम पूरा विश्व की बात है कि पटना में जो महावीर मंदिर है उनका ख्याति किस प्रकार है, उनका नाम प्रसिद्ध क्यों है। क्योंकि पटना में जो महावीर मंदिर में जो बजरंगबली की जो मूर्ति है वो जुड़वा है। जुड़वा मूर्ति होने के कारण उनका नाम बहुत चर्चित है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के दसम गुरु पूजनीय स्थल, दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, जहां गुरुद्वारा है। बहुत बहुत इंपोर्टेंट, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, पटना में है, और उस जगह का नाम गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा से लोग जानते हैं। और वह केमे गुरु थे, 10वें गुरु थे। गुरु का क्या नाम था, गुरु गोविंद सिंह। और वह उनका जन्म कहाँ हुआ, पटना में। कहाँ हुआ, पटना में है। जो वह किस संप्रदाय के थे, सिख संप्रदाय के थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। वहां देश की, अब लास्ट लाइनों में समझिए, वहां देश के तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं और भौगोलिक संदर्भ को पाते हैं। यानी पूरा पाटलिपुत्र कहने का निचोड़ यह पता चला कि एक पाटलिपुत्र जो है बिहार की राजधानी, वह एक दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल है, जो लोगों को वहां जाकर घूमना और देखना चाहिए। क्लियर? या आई होप आप लोग को यह पाटलिपुत्र चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आगे हम लोग चलते हैं, इसके चैप्टर समाप्त हुआ। अब फटाफट हम लोग पढ़े हैं तो इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे। एक ये क्या है, एवं पाटलिपुत्र प्राचीन का अध्याय थोड़ा सा बच गया था, समझ लेंगे। अध्यावधि विभिन्नेश्वर चित्र शुभ एवं भारतीय सर्वोच्च संकलिता रूपेण संग्रहालय दर्शनीयतम पर्यटन मानचित्रे नगरीतम महत्वपूर्णम। कहता है पटना का प्राचीन काल से आज तक अनेक क्षेत्रों में वैभव धारण करने का संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। पर्यटन के मानचित्र में नगर महत्वपूर्ण है। जितना भी पाटलिपुत्र में ऐतिहासिक वस्तुएं आए, ऐतिहासिक व्यक्ति आए, उस सब का धरोहर, पुरानी यादगारें, वस्तुएं वहां पटना का संग्रहालय अर्थात म्यूजियम में रखा हुआ है, जो जाके अभी देख सकते हैं और बहुत सुंदर है। हमने तो देख लिया है, आप लोग खुद देखिए जाके। अब इतना जानकारी देने के बाद भी अगर पटना जो बिहार की हमारी राजधानी है, अगर वहां भी अगर जाकर नहीं देखते हैं तो इससे दुख की बड़ी बात क्या है। इसीलिए मानचित्र में पटना जो है पर्यटन स्थल है, देखो यहाँ लिखल है। क्लियर? चलिए अब फटाफट हम लोग देख लेंगे ऑब्जेक्टिव। देखते हैं कौन कितना मारते हैं जी, देखिए जरा फटाफट। पहला क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र वैभव में किस नगर का वर्णन है जी, बोले जल्दी। गया, नवादा, आरा, कौन हो जाएगा, पाटलिपुत्र। मेगास्थनी पटना किसके समय में आए थे, मेगास्थनी पटना किसके समय में आए थे, अशोक के समय, मुगल वंश काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अंग्रेजों के समय। बोलिए जल्दी बोलिए, तो हो जाएगा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, पाटल पुष्पों के पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है, तो बोलिए पुष्पपुर। कौन हो जाएगा, पुष्पपुर।
चलिए चौथा क्वेश्चन, पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है जी? बहुत बढ़िया, बिहार। ये तो सिंपल दम है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अरे यार, नेक्स्ट कहता है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है जी? बोलिए गंगा, यमुना, गंडक, कोसी। कौन हो जाएगा जी? गंगा। फटाफट दम पढ़ लिए हैं तो दम मारिए। 6 नंबर क्वेश्चन करा है, पाटलिपुत्र बुद्ध काल में नाम क्या था? तो क्या नाम था? पटना, पाटलीग्राम, पाटलीग्राम, पुष्पपुर, पाटलीग्राम। नेक्स्ट कहता है गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? सासाराम पहाड़। पहाड़ क्या है जी? आरा, पाटलिपुत्र। कहाँ है जी गांधी सेतु? पाटलिपुत्र। पटना नगर की पालकी देवी कौन है जी? जल्दी बताइए फटाफट। पटन देवी। पटन देवी। क्लियर? अरे यार, चलिए मिस्टेक होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कुटनी में ताखे काव्य कवि कौन है? तो कौन है जी? दामोदर गुप्त। 10 राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। कौन है? काव्य मीमांसा। अगला नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष के जन्म स्थल यह है? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश, मुगल वंश, परमार वंश, कोई नहीं। तो कौन? मौर्य वंश। कौन वंश? मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 13, सिखियों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। पटना के किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है जी? बोलो, ये सब देखना है कि जरा फटाफट मारिए। क्वेश्चन नंबर 15, किस काल में पटना का नाम पाटलीग्राम था? बुद्ध काल, महावीर, अशोक, कोई नहीं। हम बोले थे महात्मा बुद्ध भगवान पाटलीग्राम के समय आए थे, इसलिए ऑप्शन इज द ये राइट, महात्मा बुद्ध। आगे कहता है यूनान का राजदूत कौन थे? मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 17, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? पटना। अगला नेक्स्ट कहता है किस काल में पटना नाम प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल। किस काल में? सॉरी, यहाँ किस काल में पटना है? पाटलिपुत्र रहता तब मध्यकाल होता, यहाँ आधुनिक काल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पटना शब्द किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो पतन शब्द से। कौन? पतन। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट कहता है कि गोलघर कहाँ अवस्थित है जी? पटना। कहाँ है? पटना। क्लियर? आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 21, पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? बोलो 2500 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 22, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है? गांधी सेतु। 23, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पाटलिपुत्र में। 24, पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश के शासनकाल में। कब? गुप्त वंश के शासनकाल में। बोलो कोई दिक्कत? दम क्वेश्चन दम पढ़िए, दम मारिए फटाफट। नेक्स्ट क्या कहता है? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? मध्यकाल। किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था थी? कुरुचि। शोभा रक्षा तो चंद्रगुप्त मारना, और सुंदर समृद्धि रहेगा तो अशोक मारना। पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, सॉरी, पाटलिपुत्र का नामांतर कुसुमपुर से नामांतर पड़ा था पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। अब थोड़ा लघु उत्तरीय प्रश्न को देखा जाए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम लोग करें। तो बोलिए पटना का मुख्य दर्शनीय स्थल आप लोग तो जहां घूमने वाले जगह है तो फटाफट देख लीजिए कौन कौन है।
गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गुरुद्वारा, महावीर मंदिर आदि पटना के मुख्य दर्शन स्थल। बोलो कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन कैंसिल लिखा जाएगा ना। चलिए आगे नेक्स्ट कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, जिसका विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में लिखा है। पटना पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट जो थी वह किसने लिखा था? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जी ने लिखे थे। बात लिखी है कि यहाँ बड़े बड़े कवि, व्याकरणिक, भास्कर परीक्षित हुए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है, जहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल में आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अगला कहता है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? अरे बाबा, पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव कहाँ, कब कब था? शरद काल। और किसके समारोह का विशेष प्रचलन? गुप्त वंश। किसके वंश में? गुप्त वंश में शासन काल में मनाया जाता था। चौथा, दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? इस दोनों का क्वेश्चन का आंसर सेम है। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर सबसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। बताओ, कवि ने महानगर की तुलना यानी पटना महानगर की तुलना इंद्र के भरी पूरी नगरी से की है। समझ रहे हैं ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना में? एकदम बहुत इंपोर्टेंट, एकदम जितना हम अभी क्वेश्चन बोर्ड पे लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं वही प्रश्न का हम लोग टच किए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने वाला हो। अगर इसे क्वेश्चन बनाया जाए तो आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन उतना क्वेश्चन की हमको जरूरत नहीं है। जो लगभग आपको पूछने वाला है संभावित प्रश्न वही हम लोग टच किए। तो बताइए फटाफट, विदेशी यात्री पटना में कौन कौन आए थे? मेगास्थनीज, फायान, हेनसंग और इतिसंग। मेगास्थनीज, फायान, हेनसंग और इतिसंग। अगर याद न रहे बाबू तो ऐसे याद रख लेना, मा फ हु ई। पटना में विदेशी यात्री कौन कौन आया था? तो बस ट्रिक्स याद रखो, मा फ हु ई, मा फ हु ई। मां से मेगास्थनीज, भ से फायान, अहू से हुएनसंग, आई से इतिसंग। क्लियर हो जाएगा ना। कौन कौन विदेशी यात्री आए थे? मेगास्थनीज, फायान, हुएनसंग और इतिसंग। क्लियर? चलिए यह चैप्टर आज आप लोग को समाप्त हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ये चैप्टर जरूर समझ में आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो प्रॉब्लम क्या जिन्हें समझ में ना आएगा तो कमेंट में बताइए। आपका सब समस्या को हम लोग सोल्व करेंगे। और इसी तरह से वीडियो में लगातार बने रहिए। नेक्स्ट क्लास हम लोग तृतीय पाठ अगला संडे को लेके आएंगे। मेरा हर संडे के क्लास संस्कृत की किताब चलेगा। तो आई होप आप ये बात आज आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज यह मेरा पाटलिपुत्र का समाप्त हुआ। फिर नेक्स्ट आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए। और आपके मोबाइल पर पहला स्क्रीन जैसी खोलें और आपका मेरा वीडियो आ जाए तो एक बार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए ठीक है। जय हिंद, जय भारत।